देखो बच्चों लोग, आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायनेमिक्स का सिखाने जा रहे हैं। मतलब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जूनियर सेक्शन की तरह ऐसा नहीं आपका काम बनेगा 11th में कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ लिए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ लिए, डिफिनेशन पढ़ लिए और उससे आपका काम नहीं बनने वाला। ये क्लास 9 में बन सकता था, लेकिन अब 11th में आपका इससे काम नहीं बनने वाला है। आपको न्यूमेरिकल्स बनाना आना चाहिए कि न्यूटन्स, और क्वेश्चन जब मिले तो वहाँ पर पहचानो कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, कि ये सेकेंड लॉ है, कि ये थर्ड लॉ है, कैसे लगाते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, अब ऐसा बोलने से नहीं चलेगा आपका कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका मतलब समझो और अप्लाई करना सीखो। ऐसा नहीं अब चलेगा आपका कि न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अनलेस जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो तब तक आपका कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यूअस मोशन में है, रेस्ट में है तो कंटिन्यूअस रेस्ट में है, स्टेट नहीं बदलता है। ओनली डिफिनेशन से काम नहीं बनेगा। आपको न्यूमेरिकल्स में समझना होगा क्या ये क्वेश्चन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का है, तो इस न्यूमेरिकल्स में हम क्या कर सकते हैं। तो आज ये सभी प्रॉब्लम अब, और एक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे रियल लॉ भी बोला जाता है। वो ऐसा क्यों है और सेकेंड लॉ का क्या पहचान है न्यूमेरिकल्स में, ये सब कॉन्सेप्चुअल, आपका टाइम को ना बर्बाद करते हुए ये कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक का जो हेडिंग लिखिएगा वो लिखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ऐसा बोल करके कोई टॉपिक नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आपका फ्री बॉडी डायग्राम आ जाए, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये सीख गए तो न्यूमेरिकल्स आपका बहुत इजी हो जाएगा, और ये नहीं सीखे तो न्यूटन्स लॉ का न्यूमेरिकल्स को आप टच करना छोड़ दें, आपसे बनेगा नहीं। तो इसको सीखना जरूरी है, और सीनियर क्लास की तरह डिफिनेशन नहीं, टेक्निक सीखो। छोटा छोटा जो टेक्निक बोलते हैं, की पॉइंट बोलते हैं, उसको दिमाग में रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स, जो न्यूटन्स सेकेंड या डायनेमिक्स जो पार्ट है बच्चा लोग का, काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, डायनेमिक्स जो पार्ट है उसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा मोड़ा फोर्स नहीं होगा, वहाँ पर फोर्स नंबर ऑफ फोर्सेस होगा। नंबर ऑफ फोर्सेस, जैसे अभी तो हम फिलहाल 3 फोर्स लिए हैं, जो 4 फोर्स लिए हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी नॉर्मली यूज़ होगा। इसके बाद फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन भी ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हमने कौन सा फोर्स लिया है, टेंशन, नॉर्मल फोर्स और वेट, और एक तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स। और भी फोर्स है, जैसे इसके बाद फ्रिक्शन आ जाएगा। रफ अगर सरफेस देंगे तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा, वो फोर्स इंक्लूड होगा। अगर राउंड कर रहे हैं तो सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे फोर्स आ सकते हैं, लेकिन 75 से 80% क्वेश्चन में यही दिया रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर इसके बाद एक फ्रिक्शन आ जाता है। तो इन फोर्स को समझना है। अब व्हाट इज टेंशन करके आप रीड ना करें, टेंशन को समझिए। टेंशन कहाँ होता है, उसका जन्म कैसे होता है, वो फोर्स आता कब है। ठीक है, टेंशन फोर्स कब देखेंगे कि हाँ यहाँ आप टेंशन फोर्स लगेगा, ये जानना है क्वेश्चन में। दूसरा चीज़ इसमें क्या जानना है, जब पढ़ाई हो तो समझो कि क्या जानना है तुमको। दूसरा चीज़ ये जानना है कि अगर टेंशन फोर्स आ गया है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका एरो किधर होगा। ये जो एरो बन रहा है ना, वो डिज़ाइन नहीं है कि हमको कभी मन किया ऐसे दे दिए, कभी मन किया ऐसे दे दिए। यहाँ एरो का खेला है। एरो मतलब डायरेक्शन का खेला है। उस डायरेक्शन को तुमको समझना होगा। ठीक है, कि कब वो नीचे बनता है, कब वो किस तरह से ये एरो का काम होता है, उसको समझना होगा। तो इस वीडियो में किन किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है वो आपको क्लियर कट हुआ होगा। चलिए आगे आते हैं, एक एक करके ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है एक एक करके समझाते हैं। पहले टाइप ऑफ फोर्स। ऐसे टाइप यहाँ 4 ही नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन अभी फिलहाल हम 4 पॉइंट को लिए हैं। पहला जो फोर्स है उसका नाम है टेंशन। कहीं पर भी अगर आपका न्यूमेरिकल्स में मिलता है, जैसे रस्सी मिल जाए, चैन मिल जाए, कोड मिल जाए, ठीक है, रोप आ जाए, कोड आ जाए, चैन आ जाए, स्ट्रिंग आ जाए, धागा आ जाए, तो ये तब कौन सा फोर्स का जन्म होगा, टेंशन का जन्म होगा। पहला चीज ये सीखिए। ठीक है, टेंशन भी एक फोर्स है जो धागा पर, चैन पर, थ्रेड पर, ये सब पर, रोप पर, ये सब पर लगता है। दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है।
ड्यू टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जब भी दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट करता है, जैसे तुम लोग क्लैपिंग करते हो, एक फ्रेंड आया, अगर तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, विकेट लिए हो तो क्लैप करते हो, इस तरह से क्लैप करते हो, तो एक फ्रेंड का हाथ है, एक तुम्हारा हाथ है, यहाँ तक कॉन्टैक्ट किया ना, कॉन्टैक्ट किया, तो कॉन्टैक्ट करने से भी यहाँ पर एक फोर्स बनता है, उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ऐसा तुमको सोचना होगा कि कब कांटेक्ट फोर्स है। जैसे अब इसी पर अगर हम ऐसे करके हैं तो मेरा कांटेक्ट इस बोर्ड पर है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है, क्यों? हैंड मेरा कांटेक्ट बोर्ड से है, तो एक फोर्स, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोला जाता है? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने इस पर एक्शन दिया तो इसका रिएक्शन आएगा, वो वाला फोर्स हमको न्यूटन्स थर्ड लॉ को सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज करने को बनता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो आपको क्या ध्यान देना कि नॉर्मल फोर्स कब रखेंगे? जैसे मान लीजिए इस पर ये मेरा एक सरफेस है, हैंड है, और उस पर एक मार्कर रख दिए, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स कब आएगा आपको समझना होगा, जब भी कोई बॉडी को आपस में दो अलग अलग बॉडी को कांटेक्ट में देखिएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आएगा। तो इसका बर्थ के बारे में समझ गए हैं, कब इसका जन्म होगा? जब दो बॉडी कांटेक्ट करेगा। तीसरा जो फोर्स है वेट, ये सबसे ये फोर्स वेट क्या है? वेट वाला जो फोर्स होता है ना, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, अर्थ के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अर्थ पर हम लोग को पकड़ करके अर्थ रखा हुआ, आप जंप करना चाहेंगे या ये मार्कर जंप करना चाहेगा तो ये जा नहीं सकता है, इसको कोई तो पकड़ के रखा है। ठीक है, इसको पकड़ के रखा है। पृथ्वी हर एक बॉडी पर, आप पर, हम पर, सभी बॉडी पर, एक छोटा सा पत्थर पर भी पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वो कौन सा फोर्स है? वेट, ड्यू टू अर्थ के द्वारा। और एक फोर्स तुमको दिया रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जिसे अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, वो आपको गिवन रहे। जैसे इस बोर्ड को आप खींच रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये थ्रेड में 3 बॉडी बंधा हुआ है, इसको आप खींच रहे हैं, तो ये फोर्स कौन सा हो गया? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा, वो हमेशा गिवन रहेगा। वो गिवन रहता है कि उसका एरो खुद से दिया रहता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो मैन के द्वारा लगाया जाता है, हम लोग के द्वारा लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हम लोग 4 फोर्स को आज कंप्लीट करते हैं। टेंशन, दूसरा नॉर्मल फोर्स, तीसरा वेट, चौथा एक्सटर्नल फोर्स। कब आएगा आपको समझ में आ गया। अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंशन आया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके डायरेक्शन के बारे में क्या लिखे हैं बच्चा लोग कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो आपको बॉडी देखना है। किस बॉडी? जैसे यहां पर देखो टेंशन का एक एग्जांपल दिए हैं। टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से दूर लगाना, उसका एरो का जो डिजाइनिंग होगा ना, बॉडी से दूर। जैसे ये बॉडी है, अभी इनको मत देखो, M2 और M3 को नहीं, अब जिस बॉडी को बोल रहे हैं M1 को, तो M1 को देखो। ये बॉडी को अगर यहाँ पर रोप है, ये रोप नहीं है, ये एरो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिया हुआ था, ये रोप है, ये रोप है। तो रोप है तो सबसे पहला चीज, अगर रोप है तो सर बोले हैं कि टेंशन आएगा, तो टेंशन आएगा ही। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? तो ये बॉडी है, इस बॉडी से दूर, देखो ये बॉडी से दूर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बॉडी से दूर जा रहा है। इस बॉडी से देख रहे हो तो ये बॉडी से दूर जाना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी से दूर बनाइए, तो ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ गया। टेंशन का कैसा डायरेक्शन होगा। दूसरा M2 को देखो, जब M2 बॉडी को देख रहे हैं तो ये यहाँ पर टेंशन बनाना है, तो ये क्या? बॉडी से दूर जा रहा है। ये भी कैसा जा रहा है? बॉडी से दूर। इसको भी देखो, बॉडी से दूर। तो ये बॉडी से दूर एरो कैसे बनाइएगा? बॉडी से दूर। अगर हम बॉडी है, अगर टेंशन अगर आपको बनाना है तो टेंशन का एरो उस तरफ होगा। अगर बॉडी इधर है तो टेंशन का एरो इस तरफ होगा, मतलब उसके अपोजिट ही ना है। क्लियर है? समझ में आया? और एक चीज देखिए, अगर आपका यहाँ पर जैसे यहाँ थ्रेड और यहाँ का रोप चेंज हो गया, क्योंकि ये अलग बॉडी, तो रोप चेंज होता है ना बच्चा लोग, रोप चेंज होता है तो टेंशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, रोप चेंज होगा, रस्सी चेंज होगा, तो यहाँ पर T1 लिए हैं और यहाँ पर T2 लिए हैं, अलग टेंशन है, अलग टेंशन। क्यों? रोप चेंज है। रोप चेंज
टेंशन चेंज। अगर रोप सेम रहेगा तो टेंशन सेम रहेगा। इसको समझाने के लिए देखो, जैसे पुली गांव में देखता होगा, ये पुली होता है चरखी टाइप का, ठीक है। तो ये पुली है आपका, मान लो इधर M1 है, इधर M2 है, तो पुली में एक घाट बना रहता है, रस्सी उसके ऊपर से ऐसे जाता है, ठीक है। तो सेम तो रस्सी है, रस्सी तो वही है ना, रस्सी वही है। तो यहाँ पर तुम्हारा टेंशन क्या अलग नहीं होगा, यहाँ टेंशन सेम होगा, क्योंकि सेम रस्सी है, उसके ओवरलैप कर दिया गया, उसके ऊपर से गया। तो यहाँ का टेंशन T देगा, तो यहाँ का भी टेंशन T देगा। क्यों देगा? देखो M2 से दूर जा रहा है, M1 से दूर जा रहा है, T1 T2 नहीं लिखेगा, क्योंकि सेम रस्सी है, सेम रो सेम टेंशन, ठीक है। लेकिन अगर ही यहाँ पर आपका एक बॉडी और कोई टीचर बना देता है और यहाँ पर थ्रेड लेकर के यहाँ पर M3 दे देता है, तब देखो यहाँ पर तो ये धागा और ये धागा अलग हो गया, धागा अलग हो गया तो टेंशन भी आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर T1 दे दोगे, ठीक है। फिर देखो M1 से दूर जा रहा है, M3 से दूर जा रहा है, तो टेंशन समझ में आया। कब आता है? जब चैन, रोप, कोड, रस्सी, रड ऐसा वर्ड रहेगा तो टेंशन आएगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? बॉडी से दूर जाता हुआ। तीसरा चीज क्या याद रखना है? रोप को चेंज करोगे, टेंशन चेंज हो जाएगा। दूसरा जो फोर्स है यहाँ पर, जो नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल हम देने के लिए आपको यहाँ पर 3 बॉडी बनाए हैं। ये M1 बॉडी है, M2 बॉडी है, M3 बॉडी है, ठीक है। हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को जानते हैं, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम बोर्ड को इस तरह से हिट किए हैं तो बोर्ड भी उतना ही फोर्स से हमको अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन दिया। हमने एक्शन किया, उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिला। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसी के अनुसार से इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। खाली आपको इसमें क्या देखना है, नॉर्मल फोर्स में कितना कॉन्टैक्टिंग सरफेस है। जैसे यहाँ पर आइए, कॉन्टैक्टिंग सरफेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ को याद रखिएगा। ये देखिए, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है। पहला, M1 बॉडी और M2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो एक फोर्स क्या लगाएगा? M1 लगाएगा, किस पर? M2 पर, ठीक है। और M2 भी थोड़ी छोड़ेगा उसको, M2 भी लगाएगा। तो M2 जो फोर्स लगा रहा है, और दोनों इक्वल लगाएगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन लगाएगा। ये कैसे? न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये लगाया N1 फोर्स है यहाँ पर ऊपर की ओर। ये कौन लगाया? M2 लगाया। तो M1 भी इस पर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स N1, लेकिन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। देखो, ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है, ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है, ये तीर N1 नीचे। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड बॉडी को लेते हैं, M2 को। M2 का यहाँ कॉन्टैक्टिंग और यहाँ का कॉन्टैक्टिंग का हम लोग नॉर्मल फोर्स बना चुके हैं, बच गया यहाँ का कॉन्टैक्टिंग का नॉर्मल फोर्स बनाना है। तो M3 फिर उसी तरीके से M2 पर फोर्स लगाएगा, जिसे N2 करके माना गया है, वो उसका अपोजिट फोर्स लगाएगा। देख रहे हैं, इसका एरो ऊपर की ओर दिया गया है। और M2 भी M3 पर लगाएगा, वो इसके अपोजिट लगाएगा। यहाँ पर भी बन गया। अब ये टेबल पर रखा हुआ, ये बॉडी किस पर रखा हुआ? टेबल। तो टेबल भी एक सरफेस है, इसका भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस है। तो N3 टेबल ने लगाया किस पर? M3 पर, टेबल का सरफेस ने लगाया। और टेबल के सरफेस पर भी M3 लगाएगा, वो क्या लगाएगा? N3। तो इस तरह से इसको कौन सा फोर्स बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। इसमें छोटा सा पॉइंट को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को दिमाग में रखोगे, सब कुछ बन जाएगा। फोर्स सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा कॉन्टैक्टिंग सरफेस में, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 बॉडी करके भी एक बार समझाते हैं आपको। जैसे नॉर्मल फोर्स, जैसे ये टेबल है, एक बॉडी ये ले लो, एक बॉडी ये ले लो, ठीक है। ये बॉडी M1 है, ये बॉडी M2 है। अब देखो यहाँ कितना जगह कॉन्टैक्टिंग हो रहा है। देखो यहाँ कॉन्टैक्टिंग हो रहा है, यहाँ तो कॉन्टैक्टिंग नहीं हो रहा है, यहाँ कॉन्टैक्टिंग हो रहा है, यहाँ कॉन्टैक्टिंग। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल फोर्स आएगा। कैसे आएगा सर? देखो बाबू, इसको N1 किया, इसने हिट किया, तो ये भी बॉडी इसको N1 से ही हिट करेगा। एक कॉन्टैक्टिंग हो गया। टेबल, ये तुम्हारा क्या है? टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इसको टेबल देगा, ठीक है, टेबल देगा N2, ये भी देगा N2। ठीक इसी तरह से इस बॉडी पर फिर टेबल का कांटेक्ट है, टेबल का कांटेक्ट ये बनाया N3, तो ये भी बॉडी बनाएगा क्या? N3।
अपोजिट डायरेक्शन में, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस तरह से नॉर्मल फोर्स को आप लोग बना सकते हैं। अब आखिरी में आता है तुम्हारा वेट। ये फोर्स कैसे लगाया जाता है? ड्यू टू अर्थ, ठीक है ना। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, नॉर्मल फोर्स मेरे पर ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल फोर्स को आए या ना भी आए, टेंशन भी हो सकता है आए या ना आए। अगर मान लो हम इसमें रोप को हटा देंगे, रस्सी को हटा देंगे, तो क्या आपका टेंशन फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि टेंशन कब आएगा? जब थ्रेड, रोप, रड, कोड ये सब रहेगा तब ना टेंशन आएगा। तो हम यहाँ पर टेंशन आया क्या? यहाँ पर टेंशन नहीं आया। तो थ्रेड को तो हटा सकते हैं, थ्रेड को हटाएंगे तो टेंशन फोर्स हट जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स को देखो, यहाँ नॉर्मल फोर्स नहीं आया, पहला एग्जांपल में नॉर्मल फोर्स नहीं है क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं किए, हम उसको थ्रेड से बांध दिए, उसके बीच में डिस्टेंस है, कांटेक्ट नहीं हुआ, तो नॉर्मल फोर्स नहीं आया। तो ये दोनों फोर्स जो है तुम्हारा टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मेरे पास ऑप्शन है, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हम कर सकते हैं। इस पर तेरा कोई चीज नहीं चलेगा, इस पर आपका कुछ चलेगा ही नहीं। क्यों? पृथ्वी को आप हटा तो नहीं सकते हैं, आप में उतना तो नहीं है कि लो पृथ्वी को ही हटा दें। पृथ्वी को हटाइएगा तब इसका फॉर्मूला याद है ना, वेट का क्या बनता है? W = mg। जी कहाँ से आ रहा है? अर्थ के सेंटर से आ रहा है, तो अर्थ को आप हटा नहीं सकते, तो ये वाला फोर्स तो कभी हटेगा ही नहीं। ये ऑप्शन में है, आप देखने का कोशिश करो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाला फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा, ठीक है, ऑलवेज एक्ट करेगा। अगर हम अभी भी खड़े हैं या टेबल है, तुम पर एक फोर्स फ्री फोकट का ले लो, कभी भी FBD आपको बनाना रहे तो ये फोर्स को एकदम पहले ही बना दो, ये रिमूव नहीं कर सकता। हाँ, इसको रिमूव करने का एक चांसेस है, तुमको पृथ्वी को हटाना होगा, उसके अपने कक्ष से हटाना होगा। जब पृथ्वी को ही हटा देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है, हम लोग हैं पृथ्वी पर, तो हम लोग पर ये फोर्स एनी टाइम एनी वे लगता ही रहता है, ठीक है। और चौथा आपके द्वारा जो फोर्स है, जो किसी चीज़ को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, ये वाला फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स में दिया मिलता है, ठीक है, ये गिवन होता है। तो डायरेक्शन पर कमांड हुआ, ठीक है। वेट का डायरेक्शन बहुत सिंपल है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी कोई भी बॉडी को है ना, सरफेस से, अर्थ का जो सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस है, उससे 90 बनाता है, उससे 90 बनाता है किसी भी हालत में। जैसे ये मार्कर, अगर इसको छोड़ेंगे तो एकदम स्ट्रेट गिरेगा, क्यों? 90 डिग्री पर गिरेगा। अगर इसको तुम ऐसे भी गिरा कर देखो, एंगल में भी गिरा कर देखोगे, जैसे ये गिरने जाएगा ना, तो ये ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा, गिरेगा तो वो फिर जैसे ही आपके हाथ से हटेगा, कांटेक्ट से हटेगा, तो ये तुरंत अपना डायरेक्शन ऐसे कर लेगा और नीचे की ओर जाएगा। तो वेट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल का जो डायरेक्शन यहाँ पर है, नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन है, उसके कॉन्टैक्टिंग सरफेस के 90 बनाना, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के 90 बनाना। थोड़ा इसको समझाने के लिए हम फिगर को मिटा करके समझा रहे हैं आपको। देखो ये एक एक करके हमने आपको सभी फोर्स को सिखाया, लेकिन ये सभी फोर्स एक साथ लग जाता है एक बॉडी पर। मतलब एक ये फिगर में तुमको टेंशन भी देखने को मिलेगा, वेट भी देखने को मिलेगा, नॉर्मल फोर्स भी देखने को मिलेगा, और तुम्हारा अप्लाइड फोर्स भी देखने को मिलेगा। और उसी को अलग अलग करके हमको बॉडी को स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ये बॉडी फ्री नहीं है, ये जितना भी फिगर बनाए हैं, क्या ये फ्री है? क्या फ्री का मतलब आज़ाद कर दो उसको। तो ये बॉडी इससे बंधा हुआ है, ये बॉडी इससे बंधा हुआ है, ये कनेक्टिंग बॉडी है, और इस कनेक्टिंग बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगता है। फिलहाल तो हम आपको 4 तरह का फोर्सेस बता रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लगता है। मान लो टेबल रफ सरफेस है तो वहाँ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, वो भी लगेगा, लेकिन उतना नहीं। अभी हम लोग 4 करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और उस पर कमांड करेंगे। तो ये जो 4 फोर्स है, ये तुम्हारा एक एट ए टाइम लग सकता है, और इसी एक एक बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है उसका स्टडी करके अलग अलग करके देखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। सब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स और वेट के डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा समझा रहे हैं।
सपोज कर लो ये तुम्हारा टेबल है, इस पर एक ब्रिक रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, क्लियर है। इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? एक तो अर्थ इसको खींच ही रहा होगा, अर्थ इसको खींचेगा, mg, ठीक है, यहां कैपिटल M दे दो, mg। दूसरा देखो यहां कॉन्टैक्टिंग भी हो रहा है, यहां नॉर्मल फोर्स भी बनेगा, ये n दे दो। अब तुम यहां पर ये भी बोल सकता है जब ये टेबल के द्वारा फोर्स लगाया गया तो ये भी लगाएगा इसका नॉर्मल n, ठीक है। अगर हम यहां पर पुली दे देते हैं, पुली और रस्सी दे देते हैं और एक बटखारा यहां भी टांग देते हैं m2 करके या स्मॉल m करके बाबू, तो रस्सी भी आ गया, रस्सी आ गया तो यहां टेंशन भी आ जाएगा, एक ही रस्सी है तो टेंशन भी आ गया। फिर यहां पर mg भी आ गया, वजन, लेकिन यहां नॉर्मल नहीं आएगा, क्यों? यहां कांटेक्ट कहां है, कांटेक्टिंग बॉडी तो नहीं है, यहां पर नॉर्मल नहीं है। तो कहना यह चाहते हैं, ये फिगर में देखें बहुत सारा फोर्स, दो बॉडी है, इस पर भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है, इस पर भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है। इसी को अलग अलग करके देखना है कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है। इसी पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आ रहा है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नॉर्मल फोर्स बनाए, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर बनाना बच्चा लोग सरफेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग से, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग से, देखो 90 यहाँ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, और ये वाला वेट जो mg है, ये अर्थ, ये है ना ग्राउंड है जिस पर रखा हुआ है टेबल, ये इससे 90 बनना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थोड़ा और समझो, एक फिगर से और समझो। ये हॉरिजेंटल फिगर है, मान लो उस टेबल को तुमने ऐसे उठा दिया, ठीक है, वही ब्रिक यहाँ रखा हुआ है m, ठीक है, नहीं गिर रहा है अभी, सपोज कर लो, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? सबसे पहले सर mg ऐसे नहीं बनाने का गलती करना, mg ऐसे नहीं, mg ये तेरा ग्राउंड है, तो इससे क्या बनेगा? ये 90 बनेगा mg, ठीक है, ये तुम्हारा mg बना। नॉर्मल कैसे बनेगा? ये देखो टेबल वाला सरफेस है, यहां कॉन्टैक्टिंग है, इससे 90, इससे 90, ये नॉर्मल है, ये mg। समझ में आया? क्लियर है? कट है? कंफ्यूजन नहीं करोगे? नॉर्मल हमेशा सरफेस, टेबल का सरफेस या कॉन्टैक्टिंग सरफेस के 90 बनता है, 90 डिग्री बनता है, और ये ग्राउंड के 90 डिग्री बनता है, ठीक है। क्लियर कट है? तो फार्मूला इसी को हमने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये फोर्स तुमको दिया रहेगा, गिवन रहेगा। समझ में आया? अब हम लोग फ्री बॉडी का बात करते हैं, यहां तक समझ में आया? चलो, फ्री बॉडी क्या पढ़ाई है, ये तुम्हारा बहुत हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स पे। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारा कॉन्टैक्टिंग बॉडी है, जैसे यहाँ पर अगर रख दें, अब 3 बॉडी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 3 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट है, तो इसको फ्री कर दो ना, ये एक बॉडी ये बना दो, एक बॉडी ये बना दो, तीसरा बॉडी ये बना दो, तो इसको फ्री कर दो। और फ्री करके क्या करें सर? फ्री करके उसमें देखो कि उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस उस पर कितना लग रहा है, बॉडी कितना लगा रहा है वो मत देखना मेरे भाई लोग, बॉडी फोर्स कितना लगा रहा है वो मत देखना, बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखना। मान लो 2 स्टूडेंट हैं क्लासरूम में, वो झगड़ा कर लिया, ठीक है, मेरे आने से पहले। अब जब हम आए तो कंप्लेन हुआ, तो हम देखेंगे तो वो 2 स्टूडेंट क्या बोलता है? सर ये हमको मारा है, ये नहीं बोलता है कि हम उसको मारे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से एफबीडी में ये पॉइंट याद रखना कि वो जिस पर फोर्स लगाएगा ना, वो बॉडी जिस पर फोर्स लगा रहा है उसको काउंट नहीं करना है, बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा है ना उसको काउंट करना है, ये वाला होता है, उसी को काउंट करने को हम लोग एफबीडी बोलते हैं। समझ में आया? अलग अलग करके, ठीक है, इस चीज़ को सीख जाएगा तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करके हम लोग देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में।
और एक चीज़ याद रखना फ्री बॉडी डायग्राम में, जैसे बॉडी को अलग किया तो मान लो, तो यहाँ बॉडी को पॉइंट मास भी मान लिया जाता है, ठीक है। पॉइंट मास क्या है, जैसे ये इतना बड़ा सा बॉडी लग रहा है तो इसको पॉइंट भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पॉइंट बना सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? पॉइंट बना सकते हो। इतना बड़ा बॉडी बनाना है तो जितना भी फोर्स लग रहा है ड्राइंग कर दो, बस यही हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया? करें कुछ क्वेश्चन से हम लोग करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन लेंगे। ये टेबल है, इसका मास को m मान लिया जाए। ये टेबल है, पूरा टेबल बना करके, ये ऐसा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल है, एक बॉडी रखा हुआ है। स्टेप 1, नंबर ऑफ फोर्सेस क्या लग रहा है उसको पहचानना है तुमको। जैसा बॉडी देख रहे हैं, बॉडी कांटेक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स आएगा। एक फोर्स तो फ्री का है जो कि mg, पृथ्वी खींचेगा ही खींचेगा, पृथ्वी के द्वारा फोर्स लगेगा ही लगेगा। 2 फोर्स है, और फोर्स तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, रस्सी है नहीं कि हम टेंशन बोलें यहाँ पर, बस ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक फोर्स जो फ्री वाला फोर्स है जिसमें छांटा नहीं जाता, ये mg तो बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले ये ड्रॉ कर दीजिए एकदम, ये अर्थ सरफेस के 90। दूसरा टेबल लगाएगा, देखो यहाँ पर बात समझना, ये टेबल लगाएगा, टेबल इस पर लगाएगा n1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये भी बॉडी तो बोलेगा भाई हम भी तुम पर लगाएंगे n1, ठीक है, ठीक है। लेकिन FBD क्या बोलता है? बॉडी जो फोर्स लगा रहा है वो काउंट नहीं होगा, तो ये वाला फोर्स काउंट नहीं होगा। बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, बॉडी को जो जो पीटा है वो फोर्स को काउंट करेंगे। अब ये पूरा बॉडी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एक पॉइंट ले लो जिसका मास m है, एक तो धरती इसको पीटा है mg, नीचे की ओर खींचा है, और एक सरफेस कॉन्टैक्टिंग जो सरफेस है, यहाँ पर जो सरफेस है कॉन्टैक्टिंग जो सरफेस है, टेबल ने इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाया है n1। ऐसे ही बॉडी ने भी लगाया है इस पर n1, लेकिन वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला काउंट मत करना, यही बोल रहे हैं। तो यहाँ नॉर्मली FBD क्या बना, ये दो, ये वाला मिटा दो। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। मान लो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये फोर्स F है, तो ये वाला फोर्स तुम एक्सटर्नल फोर्स भी दे दिया। अब तुमको नंबर ऑफ फोर्सेस खोजना है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। कितना फोर्स तुमको दिख रहा है पहले इसी में ड्राइंग कर लो। जैसे सर एक फ्री का फोर्स तो बनाइए, mg पृथ्वी के द्वारा, ये भी mg, अर्थ तो इसको पीटेगा ही, अपने तरफ खींचेगा ही, ठीक है। सर यहाँ कॉन्टैक्टिंग हो रहा है तो टेबल के द्वारा लगा रहा होगा फोर्स, टेबल के द्वारा लग रहा होगा फोर्स T, टेबल के द्वारा लग रहा होगा फोर्स, तो ये भी उतना फोर्स तो लगाएगा, ये बॉडी, ये भी NT हो गया, ये भी तुम्हारा NT हो गया। एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना टेबल ने लगाया है उस पर बॉडी ने भी उस पर लगा दिया होगा। फिर यहाँ पर भी कॉन्टैक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मान लो ये M1 लगाया, M1 छोटा वाला M, N1 लगाया, तो ये बड़ा वाला भी तो लगाएगा N1, ठीक है। तो इतना फोर्स लग रहा है, क्लियर है। अब FBD बनाना है, पहला स्मॉल m का ले रहे हैं, इस पर तीर, इसको जो पिटाई किया है उसको काउंट करना है। बॉडी जो लगा रहा है जैसे N1 नहीं काउंट करना है, तो ऐसे करो, इसका एक तो अर्थ मारा है mg, ये लगेगा। फिर इसका कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ये नीचे वाला कैपिटल M मारा है, इसको ये लगेगा, वो कितना है N1 है। अब ये भी एक लगाया था N1, उसको काउंट नहीं करना है, यही सिखा रहे हैं आपको। समझ में आया? इतना बड़ा बॉडी कोई बच्चा नहीं बनाना चाहता है, कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा N1 हो गया, ये तुम्हारा mg हो गया। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? चलो अब ऐसा ही करके ये वाला नीचे वाला बॉडी का बनाते हैं, कैपिटल M का। एक तो अर्थ मारेगा इसको, फिर एक टेबल मारेगा इसको, ठीक है। फिर एक M1 भी तो मारेगा इसको, N1 भी तो मारेगा,
ये स्मॉल m है ना, इसके सरफेस से ये मार रहा है, देख रहे हो, इसको पीट रहा है, ठीक है। इसके तरफ आता हुआ तीर को देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर कितना लगा, एंटी टेबल लगाया, N1 छोटा वाला m फोर्स लगाया, ये पृथ्वी लगाया, और एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो लगा रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस इतना है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, FBD। अलग अलग करके हम लोग देख रहे हैं इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितना है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे मान लो ऐसे ही करके 3 बॉडी दे देते हैं, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस बताना है तुमको, ठीक है। तो देखो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर, यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है। ये तेरा M1 है, ये तेरा M2 है, ये तेरा M3 है बॉडी, ठीक, क्लियर है। अब देखो इसका एक फोर्स तो ले लो, ये M3G हो जाएगा, ये फोर्स ले लो M2G हो जाएगा, और ये फोर्स भी बना दो M1G हो जाएगा। ये तीनों फोर्स पृथ्वी के द्वारा तीनों बॉडी पर लग रहा है। दूसरा टेबल इसको लगाएगा, एंटी टेबल लगाएगा, टेबल पर ये भी लगाएगा, लेकिन अगर FBD M3 का बना रहे हैं तो ये वाला काउंट नहीं होगा। अब देखो ये भी लगाएगा, सेकेंड M2 लगाएगा M3 पर, तो N2, तो ये भी बेचारा लगाएगा इस पर N2। फोर्स सेम लगता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के चलते। अब इस पर देख लो बच्चा, इस पर भी क्या लगेगा, इस पर भी तुम्हारा N1 लगेगा। अब ये भी बॉडी इस M1 पर N1 लगा देगा। इतना नंबर ऑफ फोर्सेस आपका बन चुका है। अब एक एक करके फोर्स को स्टडी करिएगा तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे पहला बॉडी ले लिए M1, तो इस पर तो एक पृथ्वी लगाया था सर M1G, ठीक है। दूसरा सर कॉन्टैक्टिंग सरफेस दूसरा बॉडी वाला लगाया था N2, क्या माने हैं इसको, N1 माने है ना, N1 हो गया, इसका यही है। दूसरा बॉडी ले लेते हैं M2, इस पर भी एक फोर्स लगेगा M2G जो पृथ्वी लगाएगा, और एक बॉडी तो ऊपर वाला M1 लगाएगा इस पर, कैसे लगाएगा, इधर N1, और एक बॉडी M3 लगाएगा जो कि कितना लगाएगा N2, इस पर इतना फोर्स लग रहा है। फिर तीसरा बॉडी ले लेते हैं M3, एक फोर्स तो फ्री का ले ले M3G, फिर एक टेबल लगाएगा इसको NT, और फिर M2 वाला बॉडी लगाएगा, M2 वाला बॉडी लगाएगा, ठीक है ना, N2। तो ये फिगर हुआ आपका, क्लियर है, समझ में आया, FBD समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब हम एंट्री मार रहे हैं किस में, टेंशन को भी लाते हैं। उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं से रस्सी जोड़ना पड़ेगा, कि एक दो क्वेश्चन और करवा दे इस पर। चलो जैसे ऐसे देख लो, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये बॉडी M1 है, ये बॉडी M2 है, ठीक है। इस पर फोर्स को देखो, यहाँ पर कॉन्टैक्टिंग हो रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्टिंग हो रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्टिंग हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया M1G, ये तुम्हारा क्या हो गया, टेबल लगा रहा है NT, टेबल लगा रहा है, और ये भी टेबल पर लगाएगा NT, ये भी फिर एक M2G लगाएगा, फिर टेबल भी बाबू इस पर लगाएगा NT, ठीक है, क्लियर है। और टेबल पर भी ये लगाएगा NT, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये फोर्स लगाएगा N1, ये भी फोर्स क्या है, इस पर लगाएगा N1। सारा फिगर बन गया, बहुत इजी है, खाली बस समझने भर है। अब बॉडी को अलग कर दो और उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है उसको काउंट करो, बॉडी कितना फोर्स लगा रहा है उसको काउंट मत करो, खेल खत्म है। यही छोटा सा बात हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये M1 लेंगे, इसको कौन कौन पीट रहा है, पहले तो टेबल पीटा है NT, एक बार पृथ्वी भी पीटा है MG, ठीक है, ठीक है। ये भी टेबल को पीटा है, लेकिन टेबल वाला पिटाई इसका काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। और कोई फोर्स, हाँ सर N1 भी मारा है इधर से N1, ये भी N1 को मारा है, ये काउंट नहीं होगा। N1 M2 जो इसको मारा है वो काउंट होगा। हो गया यहाँ का फिगर। दूसरा फिगर, इस पर क्या लग रहा है फोर्स, तो सर एक तो M2G लग रहा है, ये तुम्हारा फोर्स क्या है M2, फिर इस पर टेबल भी लगा रहा है NT, ठीक है, इस पर भी N1 ये लगा रहा है, ठीक है, ये तीन फोर्स काउंट हुआ है।
क्लियर है, कुछ तो छूटा तो नहीं, M2G दे ही दिए हैं, फिर टेबल इस पर जो लगाया है वो दे दिए हैं, फिर M1 जो इस पर फोर्स लगाया है वो दे दिया है, और ये भी M1 पर लगाया है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट एक फिगर बनाते हैं जिसमें सब कुछ देने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये रस्सी है, ये दीवार में एक स्पेयर को टांगा हुआ है, इसका मास भी होगा m, ये हैंग करवाएगा, ये क्या है तुम्हारा कोड है, कोड है, रस्सी है। सर यहाँ कॉन्टैक्टिंग है तो नॉर्मल आएगा, सर इसके पास मास है पृथ्वी तो इसको छोड़ेगा नहीं, एक तो पृथ्वी लगाएगा ही, एक नॉर्मल फोर्स ये बॉडी भी लगाएगा N1, तो ये दीवार भी इस पर लगाएगा N1, दीवार वाला काउंट होगा, ये बॉडी वाला काउंट नहीं होगा। रस्सी है, ये बॉडी का FBD निकाल रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो टेंशन इससे दूर, तो यहाँ पर आपको तीनों फोर्स देखने को मिला। ठीक है, ये आपका थीटा है। तो यहाँ FBD अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक पॉइंट बनाने चाहते हैं, तो इधर तुम्हारा क्या आया, T आया, इधर तुम्हारा क्या आएगा, ये वाला फोर्स दीवार जो लगा रहा है इस पर N1 आया, और ये वाला फोर्स mg आया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो एक चीज यहाँ पर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाना चाहेंगे। जैसे ये फोर्स थोड़ा सा तिरछा है, हमेशा फोर्स को आप ऐसा स्ट्रक्चर में लाने का कोशिश करें आपस में परपेंडिकुलर। अगर कोई चीज़ अगर तिरछा आ गया, जैसे ये तिरछा आ रहा है, तो वहाँ एंगल आपको जरूर गिवन रहेगा, और जिधर एंगल होगा ना उसको रिजॉल्व कर देना, रिजॉल्व करने से बंटवारा हो जाता है, m cos थीटा हो जाएगा, और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या हो जाएगा, m sin थीटा। उसके बाद ये वाला फोर्स गायब हो जाता है, और इसी का दो कंपोनेंट आप बना देते हैं जिसे बोला जाता है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखो ये फोर्स एकदम सीधा है, ये फोर्स भी एकदम सीधा है, प्लस बनना चाहिए, ये फोर्स तिरछा है, तो इसको सीधा कैसे करें? तो देखो यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ Z बन रहा है, क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो Z देखो, Z क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है, और ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा है तो बच्चा ये भी थीटा होगा। तो ये जो टेंशन यहाँ पर आपका आ रहा है ना, तो इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो इधर क्या आएगा, देखिए थीटा है, इधर आ जाएगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा T sin थीटा। तो इसको और अच्छा से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर थीटा आ गया तो इधर क्या करोगे, कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, T cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा इस लाइन में T sin थीटा, और इसका अच्छा सा फिगर ये बनेगा T cos थीटा T sin थीटा। ये तुम्हारा N1 एरो में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसा एरो जा रहा है N1 इधर है और mg इधर है। N1 को तुम एरो को यहाँ पर भी बना सकते हो, ठीक है, इधर जाता हुआ नजर आना चाहिए। ये प्लस में आ गया, इस फिगर को प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए इतना से आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।